Today lecture is about overview of genetic principle. Before we start Mendel's law, we should know the basic of genetics. Scientists explain that कि जो लिविंग थिंग्स हैं और जो लाइफलेस थिंग हैं उनके दरमियान हमेशा एक गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो गैप जो है वो अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं किया जा सका। ये पुरानी बात है, हिस्ट्री की बात हो रही है। और जो लिविंग थिंग्स हैं जिनमें हमारे पास एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड इवन स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं, वो जो है वो सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो है वो शेयर करते हैं आपस में, जो उन्हें लाइफलेस मैटर से डिस्टिंग्विश करती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शेयर करते हैं वो है सेल्फ रिप्रोडक्शन। सेल्फ रिप्रोडक्शन है जो एक्सप्लेन हम कर सकते हैं इस तरह कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मस्ट ऑलवेज अराइव फ्रॉम सम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग इंडिविजुअल एंड नेवर फ्रॉम लाइफलेस मैटर इटसेल्फ। The classical work of Splenzy and of Pasteur gave the death blow of the old belief in the spontaneous generation of living things out of dead material and proved that even among the most minute organisms, the spark of life can be kindled only by life itself. जो पास्चर था या स्प्लेंजी साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट था उसको रॉन्ग प्रूव किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है कि जो लिविंग थिंग्स है वो डेड मैटर से भी इवॉल्व कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी न्यू लाइफ की जनरेशन है उसके लिए प्रीवियस लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। Recent studies on viruses which of life multiply in the living cells of plants and animals seem to have narrowed somewhat the gap between the living and the lifeless under the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी तो उसने बहुत सी चीज़ों को क्लैरिफाई किया था, उनमें से वायरसेस था, क्योंकि वायरसेस में ड्यूल प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो डेड फॉर्म है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म है। जब लिविंग बॉडी के अंदर वो एंटर करता है तो वो जो है वो लाइफ फॉर्म में अपेयर होता है। Yet so far as we now know, individual virus particles arrive only from living virus. Every organism now living is therefore to be looked upon as the least member of a long and uninterrupted session of living beings, extended back generation after generation to the dawn of life. हर ऑर्गेनिज्म जो है, अब जो कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कंसेप्ट है ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी भी लाइफ से ओरिजिनेट होते हैं, उनके लिए लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो भी यही कहती है कि जो जनरेशन से जनरेशन जो हैं वो इंडिविजुअल्स की प्रेजेंट है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं। कंटिन्यूटी इज ऑफ द एसेंस ऑफ लाइफ। The next one is reproduction. Since individual living things grow old and die, however, this continuity must be maintained by the transmission of life from one individual to a succession of new ones, its offspring. This process is known as reproduction. Basically, reproduction मतलब कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है अपने एंसेस्टर से और ट्रांसमिट होती है अपने ऑफस्प्रिंग से। अब रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो दो तरह का है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। In the simplest method, commonly called asexual or vegetative reproduction, the body of parents become divided into two or more parts, each of which grow into a new individual. With animal, this method is uncommon except in the simplest type, but among plants, the fact that a small portion of body, when removed and placed under favorable conditions, will often restore the missing part and establish itself as a new individual
make multiplication of this type easy and effective both in nature through the various arts of plant propagation. बेसिकली जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेरेंट है या पेरेंट एनिमल है वो क्या करता है, उसका जो पार्ट है वो डिवाइड होता है टू में, और वो टू जो है वो न्यू ओरिजिनेट करते हैं ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बाइनरी फिशन होती है। और जो लिविंग मोनो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह वगैरह सम प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनमें अगर उनका कोई पार्ट रिमूव हो जाता है तो वो फेवरेबल कंडीशन में उनको रीस्टोर कर लेते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। For commoner and more important than asexual or vegetative methods is that called sexual reproduction. Sexual reproduction means new individual arises through union of two gametes or sex cells, and they mutually form a zygote from which develop the new individual. The successful consumption of this process is ensured by a great variety of structure and function found throughout the animal and plant kingdom. What is heredity? Heredity is the process of passing a physical or mental characteristics genetically from one generation to another. The single gamete which a parent contributes to each of its offspring is usually too small to be visible to the unaided eye. Yet this extremely narrow bridge is the only direct physical link between parents and offspring, and across it everything must pass which is transmitted from one generation to the next. जो हेरिडिटी होती है वो बेसिकली ब्रिज है जो पेरेंट्स हैं और ऑफस्प्रिंग के बीच में, और ये एक ओनली फिजिकल लिंक है जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ट्रेट्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं. Mueller has estimated that all the spermatozoa from which the present population of the world arose would make no larger bulk than half of an ordinary aspirin tablet. The essential part, that is chromosome of 2 billion egg, would occupy about the same space. साइंटिस्ट कहता है कि जितने स्पर्मेटोजोआज हैं मोर देन 2 बिलियन इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन जो है वो डेवलप हो चुकी है स्पर्मेटोजोआ से, और जो उनका साइज़ है जो क्रोमोसोम जो हैं वो 2 बिलियन एग उतनी एक एस्प्रिन टैबलेट की जितनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करते हैं. द माइन्यूट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज़ नेवरदलेस डिटरमिन्ड इन कोऑपरेशन विद द फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इनहिबिट द अर्थ. और जो ट्रेड्स हैं, जो हेरिडिटी है, जो विरासत है, वो तो कन्वर्ट हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं. उनमें सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. Regardless of whether an organism reproduces sexually or asexually, the bit of parental body which gives rise to the new individual undergoes growth. The body of an adult man has a mass 10 of billions of times greater than that of fertilized egg from which it has developed. Obviously जो fertilized egg है या zygote है उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और जो उससे इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसका मैथ उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और उसके लिए क्या चाहिए होती है, ग्रोथ. और जो उस ग्रोथ में बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उस डेवलपिंग बॉडी के प्रोड्यूस होने में. और जनरेशन्स जो हैं वो जो हैं अपनी ट्रेड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं. जैसे ये एक मैंने आपको शो किया हुआ है, एक लिंकेज शो है, हेरिडिटरी ब्रिज शो किया गया है. एक प्लांट है, द प्लांट एट द राइट रिसीव फ्रॉम ईच ऑफ इट parent only one minute sexual cell, a male gamete from one and a female gamete from the other. The parents in turn receive from each of the grandparent but one sexual cell. Thus the bridge which connects one generation with the next and over which the entire inheritance must pass is exceedingly narrow one. वो कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो एक सिंगल सेल ट्रांसफ़र करते हैं सिर्फ ऑफस्प्रिंग को,
और अपनी ट्रेस जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। If we look on the concept of heredity, we came to know that the parent and offspring are identical to each other, but it's not true. There is a concept of variation. Variation means any difference between cell, individual organism or group of organism of any species caused either by genetic differences or by the effect of environmental factor on the expression of the genetic potential. वो कह रहा है कि जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, आइदर वो इन्वायरमेंटल हो या जेनेटिक लेवल पे हो, वो जो पेरेंट हैं और ऑफस्प्रिंग हैं उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं। समटाइम्स अगर वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन और मॉडिफिकेशन है तो उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, और अगर वो जेनेटिक लेवल पे अगर कोई वेरिएशन आई है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन सेल क्रोमोसोम का एक्सचेंज का प्रोसेस है, अगर एक मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है और उसने ऑफस्प्रिंग में जाना है तो वो रिकम्बिनेशन के प्रोसेस से पास करेगा। रिकम्बिनेशन क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच पीसेस ऑफ डीएनए आर ब्रोकन एंड रिकम्बाइंड टू प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ एलील्स। If you look on the picture, there are two homologous chromosomes जिनके ऊपर जीन्स जो हैं वो अलाइन हैं, कैपिटल ए एंड बी एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अगर जब क्रॉसिंग ओवर होती है, एक मेल से आ रहा है एक फीमेल से आ रहा है, सपोज जो कैपिटल ए वाला है वो मेल से और जो स्मॉल ए वाला है वो फीमेल से है, जब इनके दरमियान क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है तो जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जो कैपिटल ए और स्मॉल बी और स्मॉल ए और कैपिटल बी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या क्रॉसिंग ओवर हुई है वो न्यू रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बने हैं। और जो ए और बी, अगर आप पेरेंट्स को और ऑफस्प्रिंग का कंपेयर करें तो वो ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी सेम। जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर आप देखें वो कैपिटल ए और कैपिटल बी था, लेकिन जो न्यू कॉम्बिनेंट बना है उसमें कैपिटल ए और स्मॉल बी है, तो ये न्यू रिकॉम्बिनेशन हुई है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई है क्रोमोसोम्स की, और यही जो चीज़ है ये वेरिएशन लाती है ऑफस्प्रिंग में और उसको डिफरेंट करती है अपने पेरेंट्स से। So the concept of recombination, variation and chromosome crossing over led the phenomena of evolution. Evolution means the change in the characteristic of a species over several generations and relies on the process of natural selection. The theory of evolution is based on the idea that all species are related and gradually change over time. The concept of development is possessed by the underlying self-reproduction constitute one of the central problem of biology which is far from having been solved at present. आपको पता है कि अगर एक फर्टिलाइज्ड एनिमल एग है या फर्टिलाइज्ड प्लांट एग है तो वो मल्टीपल ऑफ स्टेजेस से पास करता है, डेवलपमेंटल फेजेस से पास करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, इसके इस दौरान बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जीनेटिक लेवल्स पे जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी स्पीशीज़ को और उसकी वैरायटी को। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज ये जो प्रोग्रेसिव चेंज है साइज, शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स जेनेटिक पोटेंशियल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शनिंग मैच्योर सिम्टम, कि जीन्स डिटर्मन करती हैं आपके जितने भी फंक्शन हैं ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन को, और वो उनको मैच्योर सिस्टम्स में ट्रांसलेट करती हैं। जो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, these transformations constitute the true development of which the term epigenetics has been developed. Epigenetics means the study of changes in organisms caused by modification of gene expression rather than alteration of the genetic code itself. एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन आती हैं इंडिविजुअल्स में वो होती है, उस स्टडी को हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। बेसिकली आप कह सकते हैं जो म्यूटेशंस हो रही हैं उसकी स्टडी को हम एपिजेनेटिक कहते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट जीन, so study of gene is called genetics.
Any variation and heredity in an organism come under the field of genetics. If we look on the history of genetics, Bateson in 1906 proposed the name genetics for the branch of biology concerned with elucidation of the phenomena of heredity and variation. जो बेटसन साइंटिस्ट था उसने हेरिडिटी और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक टर्म दी थी, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो 90s से ही प्रोड्यूस हुआ है, वो इतना पुराना नहीं है, उसकी हिस्ट्री जो है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम मैन रिकोगनाइज द फैक्ट दैट लाइक बिगेट लाइक, मतलब जैसे पेरेंट्स वैसे ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं था प्रीवियसली। They use this fact more or less unconsciously, perhaps in choosing or for breeding purpose those individuals among their domesticated animal and plant which best suited their requirement, and speculated about the possible causes of heredity and variation. जो प्रीवियस टाइम था उसमें कॉन्सेप्ट था लाइक वी गेट लाइक, मतलब अगर हम अच्छी ब्रीड देंगे तो अच्छी एनिमल और प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। उनके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन का कंसेप्ट जो है वो नहीं था। Thus, the writing of Aristotle contain description and interpretation of genetic phenomena which are at present of interest only as historical curiosity. और जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई थी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके मैकेनिज़्म क्लियर हो गए थे। उनमें सबसे पहले था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म, वो क्लियर हो गया था। Male cells were recognized in the later half of the 17th century, and their function as initiator of development in the egg was demonstrated experimentally by Spalzani in Italy. 18th century में इटली का साइंटिस्ट था स्पेंजली, उसने जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है स्पेसिफिकली मेल सेल्स का वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, in the plant kingdom, the very fact of sexuality was long unknown until the Camarius concluded in 1694 from experiment with plant that their reproduction also followed the sexual method known in animals, with the pollen functioning as the male, the ovule as the female element. In 1760, the German botanist Kollwitzer performed the first careful experiment in plant hybridization, crossing two species of tobacco by placing the pollen of one of the stigmas of the other. The offspring resulting from the experiment were intermediate in most respect between of two parent species, thus proving not only that pollen perform an essential function in seed production, but that parental characters were transmitted both through the pollen and through the ovule. जो दोनों साइंटिस्ट थे कैमेरियस एंड जो जर्मन साइंटिस्ट कोलिरेचर, इन दोनों ने प्लांट के ऊपर वर्क किया था और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो अलग अलग स्पीशीज़ ली थी तंबाकू प्लांट की, उसमें से एक तो ऑब्वियसली मेल थी और एक फीमेल थी, क्योंकि वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं। और उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो सिर्फ पोलन हैं वो ही अपनी ट्रेस जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं करते, बल्कि बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स दोनों ट्रांसफर करते हैं। ईच ऑफ पेरेंट आर पार्टिसिपेटेड इन दिस। कुछ ट्रेस जो हैं वो मेल से आती हैं, कुछ ट्रेस जो हैं वो फीमेल से आती हैं। Everyday experience shows that children are, as a rule, intermediate between their parents in many of the traits in which the parents differ from each other. The first generation mulatto pair in the most respect about halfway between Negro and their white ancestors. गार्टन जो था साइंटिस्ट, उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप किया था हेरिडिटी का, which he called the law of ancestral heredity. The theory was invalidated in 1866 by the publication of result of experiment which proved convincingly the heredity transfer from parent to offspring consists of discrete unit particles. This was the essence of the great discovery of Mendel. Later these particles become known as genes. Genes are unlike blood or any miscible liquid. They preserve their individualities and their differences despite being packed closely together in the cell nuclei. Important as Mendel's work has proved to be, it was not recognized as such by scientists of his day.
It was only in 1900 that three biologists independently recognized the importance of Mendel paper and made into now the scientific world. The year 1900 is therefore taken as the beginning of the existence of genetics as a separate branch of biology. The next one is inheritance. Inheritance means how characteristics are passed from one generation to another. बट जो इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इनहेरिटेंस पे वो रहता है एज इट इज़। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक वैरायटी ली मेज़ की जिसको कहते हैं सन रेड, इनको उसको उन्होंने ग्रो किया फील्ड में और रेड कलर जो है वो अपेयर हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने उसी से लेके एंड इन अदर पार्ट एक्सपोज टू द सन व्हेन दोज पार्ट्स आर शील्डेड फ्रॉम द सनलाइट, तो रेड कलर जो है वो अपेयर नहीं हुआ। सो जो सन रेड ट्रेट है वो इज इनहेरिटेड बट रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू डेवलप। मतलब एक जो ट्रेट है वो उसी टाइम डेवलप होगी जब उसका इन्वायरमेंट के साथ जो है वो लिंक किया जाएगा। रेड जो सन कलर है मेज का वो तभी डेवलप होगा जब उसको सन में एक्सपोज करेंगे। लेकिन अगर आप वही ब्रीड लेंगे और विदाउट सन उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो फिर रेड कलर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह एक रैबिट की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी जिसे इनहालियन कहते हैं। उनमें पिंक आईज होता था और पैटर्न होता था ब्लैक ईयर, फीट एंड टेल एंड वाइट बॉडी। ठीक है, और जब उसकी फर प्लग करते थे वाइट पार्ट से और उसको कोल्ड में प्लेस करते थे तो जो फर दोबारा आती थी वो वाइट नहीं होती थी, ब्लैक होती थी। लेकिन अगर वो फर जो है वो प्लग करते थे ब्लैक पार्ट से और उसे वार्म एरिया में रखते थे तो जो न्यू फर आती थी वो वाइट कलर की होती थी, ब्लैक नहीं होती थी। It appeared at first that the black and white pattern is itself inherited, but the experiment showed that what is really inherited is the ability of certain parts to form pigment or not to form it, depending on the particular temperature obtained in that part of the specific time. मतलब ये उनकी इनहेरिटेड ट्रेड है कि फर ने जो है वो प्रोड्यूस होना है और जो पिगमेंट है वो वाइट या ब्लैक होना है। लेकिन जो पिगमेंट वाइट और ब्लैक आना है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। Inherited constituents depend on environment, its stage of development, its age, its relation to other organisms. इसने कंसेप्ट दिया था जीनोटाइप का और फिनोटाइप का। जीनोटाइप क्या होती है? सम टोटल ऑफ हेरिडिटी फैक्टर विच एन इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम its पेरेंट्स। और फिनोटाइप होती है सम टोटल ऑफ एक्सप्रेस पेकुलरिटीज। जीनोटाइप होता है कि जीन्स लेवल पे जो भी ट्रेड जो है एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से रिसीव कर रहा है। और फिनोटाइप होता है उसकी फिजिकल अपेयरेंस कि वो अपेयर हो रहा है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप को डिफ्रेंशिएट किया है। जीनोटाइप क्या है? जीन। जैसे कि एक उन्होंने प्लांट दिखाया है जो उसकी दो तरह की जीन्स है, एक कैपिटल पी है एक स्मॉल पी है। कैपिटल जो लेटर होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, अब जो जीन्स हैं वो जा रही है पेरेंट से इंडिविजुअल में। आप कह लेंगे जो पी कैपिटल है वो मेल है और जो स्मॉल पी है वो फीमेल है। ठीक है, तो जो लिंकेज बनेगी वो कैसे बनेगी? एक आया पी वाला क्रोमोसोम कैपिटल पी वाला, एक आया मदर से भी आया कैपिटल पी वाला। ठीक है, तो वो हो गई होमोजोगस स्टेट और वो उसकी फिनोटाइप क्या हो गई? पर्पल कलर। ठीक है, अब एक आया मदर से फादर से कैपिटल पी, मदर से स्मॉल पी। ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस है लेकिन एक्सप्रेशन किसको हुई? कैपिटल पी की, तो पर्पल कलर शो कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हेट्रोजाइगस ही है वो भी एंड सेम कैपिटल पी आई मदर से और स्मॉल पी आया मेल से। कैपिटल हमेशा लेटर पहले लिखते हैं, अगर वो मेल से आ रहा है या फीमेल से आ रहा है। वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है लेकिन जो ट्रेट डोमिनेंट की वो मदर वाली थी, पर्पल कलर आ गया। द नेक्स्ट वन इज मदर से भी स्मॉल पी आया है, फादर से भी स्मॉल पी आया है और ये होमोजाइगस कंडीशन है क्योंकि दोनों क्रोमोसोम सेम है और वाइट कलर आया है। अगर हम उसकी जीनोटाइप देखें तो जो रेशो बन रही है एक उसकी होमोजाइगस है, फिर दो हेट्रोजाइगस है, फिर होमोजाइगस है, 1:2:1। लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसकी फिनोटाइप है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो 3:1 है। मतलब
कि जो होमोजाइगस और दो हेट्रोजाइगस है जिनकी ट्रेट उन्होंने अपेयर हुई, जीन लेवल अलग है जो कि जीनोटाइप है जीन्स के लेवल पे, ठीक है, लेकिन फिनोटाइप जो है वो उसकी अपेयरेंस है कि उस इंडिविजुअल में क्या ट्रेट अपेयर हो रहा है, ठीक है। वो 3:1 है, 3 टाइम पर्पल 1 टाइम वाइट, मतलब अगर उनकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो 3% चांसेस है कि पर्पल कलर आएगा, 1% चांसेस है कि वाइट कलर आएगा, लेकिन जीनोटाइप उसकी 1:2:1 शो कर रही है, ठीक है।